हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएल जेई का रिजल्ट आ चुका है और उसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से कुछ बच्चों से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं। आज हमारे सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु और रोहित। ये दोनों लोग काफी मेहनती और कंसिस्टेंट हैं और ये दोनों लोग मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मेरी वीडियोस देखते रहे, पढ़ते रहे और आज इन लोगों को फाइनली सफलता मिल ही गई। ये लोग अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं इन सभी लोगों को अपनी तरफ से और जितने भी मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे उन सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले हम चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपका घर कहाँ पे है, फैमिली में कौन कौन से लोग हैं और क्या आप अभी कहीं वर्किंग कंडीशन में हो, कहीं जॉब कर रहे हो आप? जी सर, मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं बिहार गया का रहने वाला हूँ और मैं 2019 में डिप्लोमा पास किया। उसके बाद मैंने सेल ज्वाइन किया, सेल भिलाई। उसके बाद मैं अभी सेल को रिजाइन करके ओएनजीसी एमआरपीएल में वर्किंग हूँ और अभी मेरा यूपीपीसीएल जेई क्लियर हुआ 2022 में। घर में कौन कौन है हिमांशु आपके? यस सर। घर में फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली छोटी है, मम्मी पापा दादा दादी और सिस्टर और मैं। रोहित, आप बताइए, आप थोड़ा सा अपने बारे में, कहाँ आपका घर है, फैमिली वगैरह के बारे में। जी सर, जी सर। सर, मेरा नाम रोहित साहू है और मैं झांसी यूपी का रहने वाला हूँ और सर 2019 में डिप्लोमा पास आउट किया हूँ सर। और अभी मैं सर HURL में सिलेक्शन होने के बाद 3-4 दिन जॉब करके उसको रिजाइन किया था, मतलब ज्वाइन नहीं किया था उसको सही से। और मेरी फैमिली में 7 मेंबर हैं, मम्मी पापा दादा दादी भैया दीदी और मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में और भैया सबसे बड़े हैं, वो कि सिंचाई विभाग में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, HURL में आपने कुछ दिन जॉब करके छोड़ दिया था फिर? जी सर, जी सर। शायद आपने मैसेज करके पूछा था मुझसे छोड़ने से पहले या नहीं पूछा था? हाँ हाँ सर, मैंने आपसे पूछा था क्योंकि वजह ये थी कि पिछली बार डीवी में सिलेक्शन हो गया तो उम्मीद थी यूपीपीसीएल में हो जाएगा, लेकिन 11 मार्च को रिजल्ट आया तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर 19 दिन बचे थे तो फिर यूपीपीसीएल जेई जो अगला वाला था उसको फोकस करना था, तो इस चक्कर में उसको रिजाइन किया। अच्छा हिमांशु, इसके पहले ऐसे और कौन कौन से एग्जाम आपने दिए हैं जहां पे आपको सफलता नहीं मिली थी, कि कहीं पे रिटन क्वालिफाई किया बट फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए? वैसे आप जॉब कर रहे हो, लेकिन और कौन कौन से एग्जाम आपने दिए जहां पे फाइनली आप सेलेक्ट नहीं हो पाए थे? सर, अगर स्टार्टिंग से बताएं तो सबसे पहले मैंने एसएससी जेई दिया था, उसमें मेरा प्री भी नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने सेल भिलाई दिया था, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था रैंक 1 के साथ ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम में बहुत फेलुअर हुआ, जैसे कि फिर एसएससी जेई दिया, फिर फेल हो गया। उसके बाद एसएससी जेई फिर दिया तो उसमें प्री निकला, मेंस भी निकला, डीवी भी करवाया। उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी में फाइनल सिलेक्शन मेरा 2 मार्क्स से रह गया। उसके बाद मेरा 2019 में यूपीपीसीएल दिया, यूपीपीसीएल में डीवी तक पहुंचा। 19 में पास होने के बाद तुरंत दिया था, तुरंत डीवी तक पहुंचा। उसके बाद डीवी में कुछ मार्क्स से फिर बाहर हो गया फाइनल मेरिट लिस्ट में। उसके बाद मैंने एमआरपीएल दिया, एमआरपीएल में हो गया। उसके बाद एक यूपी मेट्रो भी मैंने दिया। यूपी मेट्रो में मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं साइको देने नहीं गया। उसके बाद इसी तरह बहुत एग्जाम है, याद नहीं है, बहुत सारे असफल। उसके बाद डीएमआरसी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया दिल्ली मेट्रो जेई में, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसका ज्वाइनिंग 1 महीना पहले ही आया। यूपीपीसीएल के चक्कर में शायद हो जाता तो आज हो ही गया, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वहाँ बॉन्ड था, फिर बॉन्ड देके मुझे आना पड़ा। यानी हिमांशु को सफलता बीच बीच में मिलती रही है, बहुत ज्यादा संघर्ष हो सकता है हिमांशु ने ना किया हो जितना बाकी बच्चे देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन हाँ हिमांशु ने मेहनत के साथ शिद्दत की है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस वजह से इनको सफलता जल्दी मिलती रही और कई सारे एग्जाम में मिली है। मैं रोहित से बात करूं। रोहित, आपका इसके पहले किस किस एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है, या ऐसे कौन कौन से एग्जाम है जिसको आपने दिया, रिटन क्लियर हुआ लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया? सर, सबसे पहले तो क्या यूपीपीसीएल जेई 2019 में पहला एग्जाम दिया था,
उसके बाद अभी कोविड आ गया था तो एसएससी तो दिया ही नहीं था क्योंकि मैं फॉर्म फिलअप नहीं किया। फिर 25 मार्च को एसएससी जेई दिया था मैं, तो एसएससी जेई में मार्क्स तो अच्छे थे लेकिन प्री 0.46 नंबर से रह गया। लेकिन मैं मेहनत कर रहा था मेंस के लिए, लेकिन उस दिन बहुत निराश हुआ क्योंकि नहीं हुआ था। उसके बाद 17 अप्रैल को यूपी एमआरसी का पेपर होता है, एलएमआरसी, तो एलएमआरसी प्री क्लियर हो गया था। उसके बाद साइको देने लखनऊ गया, वो भी क्लियर हो गया, लेकिन उसका भी वेटिंग में पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद HURL जेई दिया, UPPCL जेई दिया, और फिर अभी UPPCL, तो लगभग सारे एग्जाम्स में DB तक तो पहुंच गया। उसके बाद अभी फाइनल हो गया, HURL फाइनल हो गया। मैं बता दूं, अभी रोहित का मेरे पास कुछ दिनों पहले मैसेज आया था, क्योंकि करियर में बैच स्टार्ट हुआ है कि सर फ्री में कुछ क्लासेज यूट्यूब वगैरह पे नहीं होंगी क्या। मैंने कहा फ्री में तो क्लासेज यूट्यूब पे नहीं हो रही हैं, लेकिन फाइनली रोहित को क्या पता था कि उनको किसी बैच को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। फाइनली सिलेक्शन रोहित का हो ही गया है, क्योंकि फाइनल यूपीपीसीएल में टारगेट था रोहित का, मान लीजिए नहीं हो पाता तो हो सकता है बैच वगैरह ज्वाइन करते, बट अभी सिलेक्शन हो गया तो फिर किसी बैच की जरूरत नहीं है। आप लोगों का एक ड्रीम एग्जाम होता है जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, तो बहुत खुशी हो रही होगी रोहित। जी सर, अभी तो मतलब भाई तो फीलिंग ही नहीं समझ, मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत आज सफल हो गई। और क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला था, 11 मार्च के बाद डिप्रेशन में आ गया था, बहुत प्रेशर बन गया था कि अब क्या करूंगा। 19 दिन थे एग्जाम के लिए, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल था। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोगों ने भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था कि नहीं बनाया था। मैं तो चिल्लाता रहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइए बनाइए बनाइए, नोट्स भी आप खुद बनाइए वीडियो देखने के बाद। क्या आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था सारे सब्जेक्ट का, कुछ सब्जेक्ट का? नहीं, हिमांशु से बात करते हैं। हिमांशु। जी सर, मैं जैसे ही पास आउट हुआ था तो मैंने सारा सब्जेक्ट का लगभग 7 से 8 पेज में, एक सब्जेक्ट का पावर सिस्टम और मशीन को छोड़ दें तो बाकी सब्जेक्ट का 7 से 8 पेज में मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था। और पावर सिस्टम और मशीन का जो कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट नोट्स बनाता था। और बस एक ही बार प्रिपरेशन के दौरान बस आपको एक ही बार शॉर्ट नोट्स बनाना है। जिंदगी में एक बार पूरा मेहनत करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बस एक ही बार बना लीजिए। उसके बाद उसको रिवाइज करके जब भी जरूरत पड़े उसमें थोड़ा इम्प्रूव करके और एग्जाम में जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिलेक्शन पे बस सिलेक्शन सिलेक्शन पे सिलेक्शन होगा। जी सर, बस मेहनत ईमानदारी से होना चाहिए, वो ईमानदारी सिर्फ आप जानते हैं और दूसरा कोई नहीं। रोहित, आपने भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था कि ऐसे ही हो गया काम? शॉर्ट नोट्स का तो बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें रहती है वो शॉर्ट नोट्स में मिल जाती हैं। और उससे बड़ी चीज होती है क्या कि आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है, उसको आप अपने कंटेंट में ऐड करते जाइए। नया क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है। और प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे किसी भी स्टेट का हो, पश्चिम बंगाल हो गया या फिर कर्नाटक, असम, कहीं का भी हो, सबसे ज्यादा योगदान इनका होता है। अगर एई हो, जेई हो सकता है एई में कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो जेई में नहीं आते, आप उनको ड्रॉप करके बाकी सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। नया क्वेश्चन मिलता है तो उसे अपने कंटेंट में ऐड कीजिए, क्योंकि ये बहुत फायदा करता है आगे के एग्जाम्स में। तो शॉर्ट्स नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक आप प्रेफर करोगे? तो क्या आप लोगों के हिसाब से कोई बुक है, आर के राजपूत या जेबी गुप्ता या वीके मेहता, जिसको रिफर करना चाहिए, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूथ वगैरह से करके भी काम चल सकता है? क्या लगता है आपको हिमांशु? सर क्या है कि मतलब पहले जो पैटर्न था तो वो तो आर के राजपूत, जेबी गुप्ता, वीके मेहता, इनसे डायरेक्ट फॉलो हो जाता था। लेकिन आज का जो टाइम हो गया है तो इसमें आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप बुक फॉलो कोई भी कर लीजिए, मतलब नहीं है, लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ रहा है। तो आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है मतलब नहीं है। और प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बुक पर्सनली नहीं बोलूंगा कि इसको सजेस्ट करूंगा, लेकिन आपको कंसेप्ट को बेहतर तक करना होगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हिमांशु, आपके हिसाब से कौन सी बुक आप प्रेफर करवाना चाहेंगे बच्चों को? जी सर, सबसे पहले जब मैं पास हुआ था तो मैं ऑब्जेक्टिव नहीं बनाता था, सिर्फ थ्योरी पढ़ता था। और मैंने जब भी ऑब्जेक्टिव बनाया तो आर के राजपूत का बनाया, जो कि एक बहुत थ्योरी टाइप का बुक है। और उसके बाद मैं रिसेंटली यूपी, मतलब 6-7 महीना से ही जेबी गुप्ता फॉलो किया हूँ, बस इधर 6-7 महीना। तो मैं कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन के लिए थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मायने रखता है। आपको जो थ्योरी से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, लेकिन जो फैक्ट वाले सवाल होते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव से ही करना पड़ेगा।
तो आपको थोड़ा मन लगा के दिल से जेवी गुप्ता और आर के राजपूत का बुक, अगर आप एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बीके मेहता का हर एक न्यूमेरिकल एकदम सॉल्व करना होगा, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। प्लस कॉन्सेप्ट आपके पास रहना चाहिए, मतलब थ्योरी पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव बुक आपको लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और प्रीवियस ईयर तो हमेशा साथ ही रहा है, वो तो आपको लगाना ही चाहिए। चाहे आज अगर एग्जाम हुआ है उसका आंसर की आज रिलीज हुआ है तो आप कोशिश कीजिए आज के आज ही सॉल्व कर लें, और पावर सिस्टम से किस तरह का नया क्वेश्चन आया, मशीन से किस तरह का नया क्वेश्चन आया, उस पर थोड़ा फोकस करें। जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसे नया क्वेश्चन आया था यूपीसीएल में पिछला बार, जब मेरा बीच में 2020 वाला यूपीसीएल में हो नहीं पाया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना % लोड फैक्टर वो वर्क करता है, ये सब क्वेश्चन जो है आपको बुक पढ़ने से ही मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा नहीं, इसलिए आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा स्मार्टली स्टडी के साथ आपको सारा चीज करना पड़ेगा। आप लोगों तो ने मेहनत की, आप लोगों को आपका लक्ष्य अचीव हो गया, बट आपके कई सारे सहपाठी ऐसे होंगे जो मेहनत वो भी लगातार कर रहे होंगे मगर उनको वो वांछित रिजल्ट नहीं मिल पाया है, वो परेशान होंगे, रिजल्ट आया है, थोड़े से डिप्रेस्ड भी होंगे, तो उनको आप क्या सलाह देंगे और आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ? क्योंकि मैंने तो कई सारे बच्चों को पढ़ाया, कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो वहां पे फिर स्टूडेंट का रोल बढ़ जाता है कि बच्चा कुछ अलग जरूर करता है। तो आप क्या, आपको लगता है कि आपने इंपॉर्टेंट काम किया जिससे आपका सिलेक्शन हो पाया? और दूसरी चीज, जो बच्चे डिमोटिवेटेड होंगे एग्जाम में सेलेक्ट न हो पाने से, उनको क्या सलाह देंगे आप? रोहित से स्टार्ट करते हैं। रोहित। सर क्या होता है कि जब मतलब जैसे सभी लोग जो पढ़ रहे हैं इजी चीजें उनको फॉलो करने से आपका सिलेक्शन मैटर नहीं करेगा, आपको हटके कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे कोई नया क्वेश्चन आता है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, मेरा काम यही था कि मैं क्या करता था, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नया आया, अब वो कहीं आपको नहीं मिल रहा तो आपका फर्ज है कि आप गूगल करें, क्रोम, कहीं से भी उसको ढूंढें, उसका कंटेंट आपको मिलेगा। और जो कि मैंने किया तो मुझे इस बार उसका फायदा यूपीसीएल में मिला, प्रीवियस भी मिला। सबसे मेन चीज होती है कि आप मेहनत कितना कर रहे हैं, एफर्ट कितना डाल रहे हैं अपने लिए, और वही चीज जो सब लोग पढ़ रहे हैं उससे तो आपको अलग होना होगा, थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना लोगों से आप, अगर एक नंबर भी आगे ज्यादा आ गया ना आपका, तो आप बहुत लोगों से आगे हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी चीजें, और प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी नया क्वेश्चन आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है, यहाँ तक कि मैं उसके पेपर के पहले भी बात करूं, वेस्ट बंगाल का एग्जाम हुआ था, वेस्ट बंगाल के एग्जाम से जस्ट लगभग, अगर उन पेपरों को विजिट किया जाए तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन यूपीसीएल के सारी शिफ्टों में रिवाइज हुए थे। तो यही चीज है, मैंने वहां से कंसेप्ट क्लियर किया था, वहां से नेट रोहित चेक कर करके नोट्स बनाए, उनको फॉलो किया। जी जी सर। रोहित, कई बार बच्चों को लगता है कि जब साल 2 साल 3 साल हो जाता है कि तैयारी बंद कर दें, क्या सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या करें, प्राइवेट जॉब कर लें, तो कैसे वो मन को मनाएं अपने, कैसे उस स्थिति का सामना करें? ये स्थिति क्योंकि बच्चों के सामने आती ही आती है। सर ये तो एक मतलब पॉइंट होता ही है, लेकिन जब क्या आप अपना एक ड्रीम देखते हो तो ड्रीम को एम मान लो, क्योंकि ड्रीम तो आप जैसे भी करोगे, लेकिन आप अगर एम होगा तो उसको पूरा करना ही है, आज नहीं तो कल होगा पक्का, ये तो है। लेकिन आपको मेहनत बड़ी ईमानदारी से करनी होगी, कितना आप एफर्ट डाल रहे हैं, लोगों से आपको अलग होना है, क्योंकि इस टाइम आपको सोशल मीडिया ये सब होते हैं, इनसे अलग होना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको छोड़नी होंगी, ये तो पक्का है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये नेगेटिविटी जो आती है ना माइंड में, अभी मेरे माइंड में भी बहुत था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, यही सब चलता था, लेकिन इस पे आपको पार पाना होगा, क्योंकि तभी सिलेक्शन हो सकता है। आप बस इतना सोचिए कि होगा, मैं करके दिखाऊंगा, कि हम लोग अलग तो है नहीं, साथ में ही पढ़ने वाले हैं, सब कुछ ऐसे ही आप लोग हैं, तो सब मेहनत करोगे तो सिलेक्शन निश्चित है, भगवान भी आपका मदद करेगा। तो सबसे मेन चीज है मेहनत। हिमांशु, आपका क्या जवाब होगा इस सवाल का? दूसरे सवाल का सर? नहीं, दोनों सवाल का एक साथ जवाब दे दीजिए आप। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, जो नए लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका नहीं हो पाता। देखिए, एक कहावत है कि आपको जमाना के साथ बदलना होगा, मतलब बदलती दुनिया के साथ आपको बदलना होगा। तो आप लेटेस्ट पैटर्न देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। यूपीपीसीएल का बात करें तो उसमें मैटलैब, ऑटोकैड और भी मैनेजमेंट बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट वो तो है ही, उसमें आपको
थोड़ा सा भी ढील नहीं बरतना है, मतलब उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको गलत करना ही नहीं है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है। इस तरह इस लेवल का आपको प्रिपरेशन रहना चाहिए। और बाकी जो हमारा सब्जेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर 8051, फिर मैटलैब, ऑटो कैड, ये सबको भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है, आपको भी जमाने के साथ बदलना होगा। इस सब पर भी आपको फोकस रहना चाहिए। न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, यानी कि आप अपने अपने अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलिए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और दूसरे सवाल का जवाब, जब बच्चा हार मान लेता है या लगता है नहीं होगा, तो कैसे अपने आप को समझाए वो? जी सर, मैं जब पास हुआ था तो 2019 से ही मैं यूपी पीसीएल में जाना चाहता था, क्योंकि इसका सैलरी अच्छा है, वर्क प्रोफाइल अच्छा है, सारा लोकेशन भी अच्छा है, क्योंकि बिहार में जेई का पोस्ट बहुत कम निकलता है, तो इसीलिए मैं यूपी पर ही ज्यादा फोकस करता था। तो 19 में मेरा सिलेक्शन हुआ था डीबी के लिए। जैसा ही मैं पास हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुआ था। जब मैं ईटीआई में डीबी के लिए पहुंचा तो मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया, तो दुखी तो हुआ, बहुत दुखी हुआ। उसके बाद एक दो रिजल्ट हुआ, लेकिन मुझे खुशी उतना होता नहीं था, क्योंकि दिल मेरा यूपीपीसी में बस गया था। फिर 2020 में इधर उधर करते करते 2020 में जब मैंने यूपीपीसीएल दिया, तो उस समय मैं एमआरपीएल, मतलब मैं जहाँ पोस्टेड हूँ अभी, तो वहाँ ज्वाइन किया था। उस समय मेरा तैयारी बहुत कम था और थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रहा था, तो उस समय मेरा डीवी के लिए भी नहीं हो पाया। तो उस समय मुझे लगने लगा कि अब मेरा होगा नहीं, क्योंकि 19 के बाद जो एग्जाम हुआ था 20 वाला, वो 21 में हुआ था, मतलब बहुत लंबा इंटरवल हो गया था 2 साल का। तो मुझे लगने लगा कि अब लगता है कि अब नहीं होगा, तो मैं पैसेंस खोने लगा था। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था 2020 का, उसके कुछ दिन बाद एक वैकेंसी न्यू आई 2021 वाली, जिसमें मेरा हुआ इस बार। तो उस समय मैं मार्केट जा रहा था बस में, मुझे याद है, मन में इतनी खुशी हुई ना, मैं कह नहीं सकता। तो उस समय मैंने ठान लिया था, इस बार कुछ भी हो अपना 200% देना। तो मैंने पूरा जो क्वेश्चन यूपीपीसीएल का था, उसको कम से कम 5 6 7 बार देखा। जो चार यूपीपीसीएल का चारों सेट था, और जो प्रीवियस ईयर था उसको तो मैंने देख लिया था पहले ही, और जो इस बार हुआ था यूपीपीसीएल, उसको 4 5 बार 6 बार देखा, एनालाइज किया। उसके बाद सारा बुक देखा कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर फोकस करना चाहिए, क्या मैटलैब ऑटोकैड पढ़ना जरूरी है, तो जरूरी था, क्योंकि उससे सवाल आ रहा था। 4 ही 5 क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन आ रहा था, यानी कि उसको भी पढ़ना जरूरी था। अगर वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया, और ये मेरा लक देखिए सर, 5 क्वेश्चन मैटलैब से आया था, 3 क्वेश्चन मेरा मिल गया मैटलैब से, तो शायद इस समय दूसरे लोगों से आगे हो गया। ऑटो कैट से भी 1 2 क्वेश्चन मेरा पकड़ा गया। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि मैं अदर स्टेट का था, मैटलैब ऑटो कैट मैंने डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं इधर पढ़ा, इंटरनेट की सहायता से पढ़ा, सिलेबस डाउनलोड किया यूपी का, उससे फिर मैंने पढ़ा, तो थोड़ी सफलता मिली। तो पैसेंस खोना नहीं चाहिए था, सबसे बड़ा चीज है पैसेंस। हाँ, बीच बीच में लगेगा कि होगा या नहीं होगा, पूरा आप प्रिपरेशन कीजिए, 100% दीजिए, और एग्जाम के पहले आप आईना के सामने जाके खड़ा होके पूछिए अपने आप से कि क्या इस बार मेरा हो सकता है, मैंने उतना मेहनत की है। अगर अंदर से आवाज आता हाँ हो सकता है, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आपको अंदर से आवाज आती जो निचोड़ ये है कि आपको सबसे पहले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है ईमानदारी के साथ, पहले उसमें कोई कमी आपको नहीं करनी है। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हो, फिर तो उम्मीद रखना बेईमानी है। अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करते हो, तो साल 2 साल 3 साल में आपका रिटन क्वालिफाई होना शुरू हो जाता है। कभी आप डीबी से बाहर होते हो, कभी कहीं जब महक आने लगती है कि हाँ मैं करीब हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे आते हैं, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप मेहनत बढ़ा देते हो। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, तो फिर 10 2 4 6 एग्जाम जब आप और कहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं फिर आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो आपको पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, फिर सुगंध आपको आने लगती है कि हाँ इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें कहीं कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। चलते चलते आखिरी सवाल मैं रोहित से पूछूंगा। रोहित, आपने तैयारी की है, अगर पूरी तैयारी को एक निचोड़ के रूप में कहना हो कि ये 2 लाइन बहुत काम की है बच्चों के लिए, तो वो क्या एक्सपीरियंस है रोहित आपका? रोहित।
सर मेरा तो यही मानना है कि बस आप एफर्ट दूसरों से आगे डालिए, जितना भी डाल सकते हैं आप। सबसे मेन है एफर्ट, क्योंकि आप जितना ज्यादा मेहनत करते जाएंगे आपका सिलेक्शन निश्चित है। मतलब बस ये के बाद, और मतलब सबसे मेन चीज है कि अगर एक एग्जाम आपका निकल गया, डीवी से भी बाहर हो गए ना, तो उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा मन में कि हाँ अब तो मतलब कर सकता हूँ। बस एक एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहेगा जो निकलेगा नहीं, ये पक्का है। बाकी आप मेहनत पे भरोसा रखिए, होगा, निश्चित होगा। यानी आपको एफर्ट लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। जी जी सर, जी सर। मतलब अगर आपको निकलना है तो जो वो कर रहे हैं उससे 2 कदम आगे चलिए, वो आपको प्रॉफिट देगा। सबसे मेन चीज भाई प्रीवियस ईयर पेपर है, उनको एनालाइज कीजिए कैसा क्या है उसमें, उसमें से जो डाटा निकल रहा है एक कॉपी बनाइए। हर एक पेपर आप उस पर लिख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल में आया, ये पीजीसीआईएल। मैं क्या करता था, मेरा जो क्वेश्चन गलत होता था मैं उसको कॉपी में लिख के उस पर लिखता था कि ये पीजीसीआईएल में मेरा गलत हुआ, ये यूपीपीसीएल में मेरा गलत हुआ। तो क्या है, और वो जब पेपर का टाइम आता तो इस पर एक बार फॉलो करता था, उससे रिलेटेड डाटा जो भी लिखा हूँ वो सब तो बहुत काम करता था वो सब। वही चीज है, आप एफर्ट जितना दूसरों से ज्यादा डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। वही चलिए चीज है, आज जितना गुड़ डालोगे उतने अच्छे पकवान बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज। चलिए आज मेरे साथ रोहित और हिमांशु जुड़े, इन्होंने अपने अनुभव साझा किए सब, और इन दोनों लोगों को और जो भी बाकी और बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी तरफ से, और जितने स्टूडेंट आपको देखेंगे उनकी तरफ से। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो जर्नी यूपीपीसीएल जेई में होगी वो बहुत शानदार जर्नी होगी। आप एक डिग्निटी के साथ और बेहतर तरीके से सर्विस करेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।